to be someone We are honored to have the Honorable Chief Minister Shri Narendra Bhai Modi here with us today. We shall begin with the special interactive session with the Honorable Chief Minister. May I welcome Mr. Rahul Chaudhary, Co-Chairman, FICCI Defence Committee and CEO, Tata Power Strategic Electronic Division. Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Narendra Modi, Mr. Sahu, Principal Secretary, Industries, Mr. Kamal Dayani, and Dr. Arvind Prasad, DG FICCI. I welcome you all to the valedictory session of Defence Officers on the eve of this vibrant Gujarat Summit. It is indeed a matter of great pride for FICCI to be associated with the Government of Gujarat in this initiative to set up the base for defence industrial state. India is currently importing 70% of its defence equipment needs, a fact that is an impediment on our strategic interest as well as economic interests. It is imperative that the country becomes self-reliant in defence production. FICCI applauds this step of the state government towards creating defence industrial manufacturing base in the state and is pleased to associate with Government of Gujarat in this initiative. With the CM's presence here, we are now assured of the seriousness and the level of interest that state has in the defence business. It is a welcome step that Gujarat has now embarked and entered the domain of defence manufacturing. In fact, this is the only state to best of my understanding which does not have a large defence public sector undertaking, and हमारे लिए ये उतनी ही अच्छी बात है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री का डिफेंस में आना एक एंटरप्रेन्योर स्किल के साथ ही हुआ है जिसके लिए गुजरात जाना जाता है। और गुजरात गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव कि हम और आप जुड़ के इस देश को स्वावलंबन की तरफ ले जाएं और एक अपनापन जो हमें गुजरात में मिलेगा, हम दोनों के लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत है और आगे जाके हम समझते हैं कि ये देश को एक नई दिशा देगा। मोदी सर, आपके लिए आपके इस इनिशिएटिव के लिए हम आपको धन्यवाद भी देते हैं और गुजरात जो कि इंडस्ट्री को हमेशा अपनापन देता है उसके लिए और उसमें इस नए इनिशिएटिव के लिए आपका अभिनंदन करते हैं। गुजरात में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आज एक इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस का जो लेवल है वो देश से कहीं एवरेज से कहीं ज्यादा है। देश का एवरेज जीडीपी लेवल अबाउट 14% 15% है, जबकि यहाँ ऑलमोस्ट डबल 27-28% है। वो एक बेस है जिसको कि लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पे स्किल लेवल्स और कैपेबिलिटी को आगे ले जाने का एक बड़ा सिस्टमेटिक वे में प्रचलन रहा है और अगर हम डिफेंस में यही कर सकेंगे तो हम अपने लिए और देश के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डिफेंस इंडस्ट्री अल्टीमेटली एक टायराइज्ड इंडस्ट्री है, जैसे कि कार की इंडस्ट्री है। कार में भी एक सिस्टम इंटीग्रेटर होता है और जिसकी काफी नाम की गाड़ी बनती है, पर बाकी बहुत सारी इंडस्ट्री साथ में जुड़ती हैं और ये एक एंटरप्रेन्योर एनवायरनमेंट जो गुजरात का है वो इस चीज के लिए बहुत ही अच्छा है। तो थैंक यू वेरी मच सर, एंड वी आर प्राउड एट FICCI टू बी एसोसिएटेड विद दिस इनिशिएटिव। Thank you.
And now, request and welcome on the podium, Shri Narendra Modi ji, the Honorable Chief Minister of Gujarat, to address the gathering. मित्रों, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2003 से हमने एक परंपरा प्रारंभ की है। जब 2003 में हमने किया था तब तो एक बहुत छोटा सा प्रयास था, एक छोटे से सभागृह में इस इवेंट को हमने किया था और पुरानी जो मान्यताएं थी उसमें से बदलाव लाने की हमारी कोशिश थी। नया प्रयोग था, आशंकाएं बहुत थी, लेकिन हमने कोशिश की और बढ़ते बढ़ते आज हम 2013 में 10 साल का कालखंड गया, 5 इवेंट हो चुके हैं, 6ठा इवेंट हो रहा है। एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की हमने और हर बार हम नए नए क्षेत्रों को जोड़ते चले जा रहे हैं। जैसे इस बार हमारा जो वाइब्रेंट समिट है में 2 चीजों पर हमारा फोकस ज्यादा है। एक नॉलेज के सेक्टर पर और दूसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के सेक्टर पर। लेकिन साथ साथ पिछले 1-2 साल से मैं लगातार कुछ मित्रों से बात करता आया हूं, व्यक्तिगत तौर पर बात करता आया हूं कि क्या हम सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अगर आत्मनिर्भर बनना है तो प्रारंभ कहां से किया जाए, हमारा रोड मैप क्या हो, हमारा मॉडल क्या हो। अब ये बात सही है कि प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से इस क्षेत्र में कुछ न कुछ होता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा इतना बड़ा इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है, हिंदुस्तान का अपना खुद का अनेक कॉर्पोरेट हाउस हैं, अनेक छोटी मोटी कंपनियां हैं जो साहस भी करती हैं, इनोवेशंस भी करती हैं और कुछ कुछ प्रयास भी करती हैं। क्या उन सबको मिलकर के इस दिशा में कदम रखने के प्रेरित किया जा सकता है क्या? जो ट्रक बनाता है उसको क्या डिफेंस के लिए जरूरी ट्रक बनाने के प्रेरित किया जा सकता है? वो बनाता ही है। क्या उसके लिए जो भी आवश्यक है मॉडिफिकेशन करके वो डिफेंस सप्लाई के लिए अपने आप को सज्ज कर सकता है? अब देखिए, मिसाइल के क्षेत्र में हमारा देश बहुत कुछ करता है और एक प्रकार से हमारा लोहा माना जाता है, तो हमारे साइंटिस्टों ने उस दिशा में काम किया है। लेकिन जितनी बड़ी मात्रा में डिफेंस के लिए रिक्वायरमेंट है और दुनिया में जिस प्रकार से डिफेंस का मार्केट अब जाता रहता है, आर्थिक बोझ भी देश पर बहुत बड़ा होता रहता है, तो क्या हम उस दिशा में कुछ प्रयास कर सकते हैं क्या? उस विचार को लेकर के हमने एक एक्सरसाइज प्रारंभ की है। हमारी इसमें कोई एक्सपर्टाइज नहीं है। इस सेमिनार का हमारा हेतु भी ये है कि हम आपसे भी कुछ जानना समझना चाहते हैं। अगर हम पॉलिसी लेकर के आए तो पॉलिसी क्या हो, किन बातों पर प्राथमिकता हो, उस पर हम बल देना चाहते हैं। हम काम शुरू कर तो कैसे करें, किन सेक्टर में? हो सकता है आज शायद टैंक बनाना या AK-47 में कुछ नए प्रयोग करना होंगे, वेपन्स को तो लाते होंगे, लेकिन और बहुत से रिक्वायरमेंट्स। अब मान लीजिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स,
अब क्या हम उस दिशा में काम नहीं कर सकते? बुलेट प्रूफ व्हीकल्स हम काम नहीं कर सकते? अब हमारे यहाँ फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक छोटा काम शुरू किया है, नैनो टेक्नोलॉजी का माध्यम उपयोग करके इसमें कुछ अच्छी क्वालिटी की चीजें हो सकती है क्या? वो इजराइल के साथ कोलैबोरेशन करके कुछ न कुछ प्रयास कर रहे हैं। क्या उसी प्रकार से व्यापक फलक पर हम इन चीजों को कुछ कर सकते हैं क्या? दूसरा, हम जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन कार मैन्युफैक्चरिंग में भी इतनी बड़ी कंपनी कार की क्यों ना हो, 500 छोटी कंपनियां हैं, एक पार्ट बनाती है और आखिरी जगह के कार बनाने वाली कंपनी को सपोर्ट करते रहती है। क्या हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में डिफेंस इक्विपमेंट के लिए जो भी छोटे पार्ट्स की जरूरत होती है, उसका एक पूरा नेटवर्क का एक विधा हमारे देश में खड़ी कर सकते हैं क्या? और ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो इंजीनियरिंग फील्ड में काम करते हैं, इंजीनियरिंग में उनकी मान्यता होती है, थोड़ा उनको दिशा बदलनी होती है, तो देश की आवश्यकता के लिए उनको प्रायोरिटी तय करनी होती है। जो लोग इस डिफेंस सेक्टर में जाएं, देश की बहुत बड़ी सेवा करने वाले हैं, अगर ये तय हो, और जो सप्लाई करने वाले लोग हैं, अगर मिल बैठ करके तय करे वहां, क्योंकि हमें लगता है कि हम आप इंटरनेशनल मार्केट से इस रेट से लाते हैं, ये हिंदुस्तान में हम करते ये हो सकता है, देश को इतना फायदा हो सकता है, क्या आप फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं हमको इनिशिएट करने की? एक मॉडल बन सकता है, कर सकते हैं इंस्टीट्यूट को। अल्टीमेटली देश का भला आज क्या होता है, टुकड़ों में सोचा जाता है, तो आवश्यकता ये है कि इसको एक मिशन मोड पे लेकर के, एक कलेक्टिव थिंकिंग कर करके, मैन्युफैक्चरर हो, बायर हो, सेलर हो, इनोवेशन करने वाले लोग हो, ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई करने वाले लोग हो, फाइनेंशियल मदद करने वाले लोग हो, ये सारी जितने प्रकार के लोग इन्वॉल्व होते हैं, इन सबको जोड़ करके मैंने कई क्षेत्र में काम करने वाले मित्रों को पिछले 1-2 साल से कहता रहता हूं, भाई हम एक पॉलिसी बनाना चाहते हैं। और हम जैसे टेक्सटाइल पॉलिसी लाते हैं, बाकी कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए पॉलिसी लाते हैं, सॉल्ट वाटर के लिए पॉलिसी लाते हैं, टूरिज्म के लिए लाते हैं, तो स्पेसिफिक हम जानना समझना चाहते हैं, और इसमें से जो चीजें उभर करके आए उसको हम पॉलिसी फ्रेम में लगाना चाहते हैं। जैसे मैंने पिछले दिनों यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को बुलाया था, उनसे मैंने बात की कि भाई हमारे यहाँ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, हम डिफेंस को लेकर के स्पेशल कोर्सेज वर्कआउट कर सकते हैं क्या? हम उस प्रकार के इंजीनियर तैयार कर सकते हैं कि इसी पर सोचे, इसी पर काम करें। अभी से अगर हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर बल देंगे, तो आने वाले जो और उन नौजवानों की सोच में, हाँ भाई मुझे इस फील्ड में जाना है, तो बहुत नए इनोवेशन करेगा, और हो सकता है उसको अपने देश को सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करें। हमारे राज्यों की जो जवान है उनकी भी बहुत आवश्यकता रहती है, सिर्फ आर्मी को चाहिए ऐसा नहीं, स्टेट लेवल पर भी बहुत सी आवश्यकताएं होती है, लेकिन ज्यादातर ये सामान बाहर से आता है, सेंट्रली ऑर्गेनाइज होकर के आता है, और कभी कभी तो मैं देख रहा हूं क्लियर सेल की रिक्वायरमेंट और उत्पादन के बीच में इतना फासला है कि 10 सेल का उपयोग करेंगे, 2 काम आते हैं, 8 बिगाड़ जाते हैं। ये सब आपको इस फील्ड में जानकार होंगे उनको मालूम होगा। क्यों? क्योंकि सब इतने कम समय में ये नया माल मिलना जरूरी है, जब मिलता नहीं है तो बेकार हो जाता है, आउट ऑफ डेट हो जाता है। मिलता क्यों नहीं है? तो उत्पादन कम होता है। उत्पादन कम क्यों होता है? हमारी प्रायोरिटी नहीं है, एकदम से जरूरत पड़ जाए तो फिर इंपोर्ट कर दो, बाहर से ले आओ। ये एक ऐसा विशेष सर्कल है, उसमें से बाहर आने के लिए हमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, इस देश में कुछ करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, योजनाएं करने की जरूरत है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सिर्फ भारत के लिए इसका उपयोग है। मित्रों, जिस प्रकार से आज दुनिया की स्थिति बनती जा रही है, हो सकता है एक दिन ऐसा भी आए
कि हम दुनिया के लोगों को ये सप्लाई भी कर सकते हैं। बहुत सारे छोटे बड़े देश हैं जिनको इंपोर्ट करना है। आज बहुत कम जगह पे इसकी ठेकेदारी है, और बहुत कम जगह पे ठेकेदारी होने के कारण छोटे छोटे देशों का तो बहुत बड़ी मात्रा में एक्सप्लॉयटेशन होता है इस फील्ड में, और सारी दुनिया में यही एक बिजनेस है सबसे ज्यादा बदनाम है। कई प्रकार के उस पर एलिगेशन आते रहते हैं, हर सरकारों को एलिगेशन लगते हैं। इसका मतलब ये होगा क्या हम हमारे देश में इस बात में आगे बढ़ करके छोटे छोटे देशों की रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए हम डिफेंस के फील्ड में अपनी जगह बना सकते हैं क्या? जहां तक गुजरात का सवाल है, मैं मित्रों चाहता हूं इसको प्रमोट करना। मैं चाहता हूं कि डिफेंस इक्विपमेंट सेंटर के लिए हमारे जो पूंजी निवेशक हैं, जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, जो उद्योगकार हैं, वो आए, एसएमईज को भी बल दें। एसएमईज के माध्यम से भी छोटे छोटे पार्ट्स बना करके भी उसको असेंबल करके हमारे काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उन सारे विषयों के लिए एक राज्य सरकार के नाते हम इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। अभी इस फील्ड में अपने अपने तरीके से हो रहा है, मेरे राज्य में भी हो रहा है। अब कुछ चीज ऐसी होती है वो सीक्रेटली करते हैं, क्योंकि भारत सरकार के साथ उनका उस प्रकार का एग्रीमेंट होता है, वो चल रहा है। मैं उसको यहाँ पब्लिक करना भी नहीं चाहता, लेकिन हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ चीज ऐसे बनानी है, स्टील रिक्वायरमेंट है, गुजरात स्टेट हम स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं, स्टील हमारे पास अवेलेबल है, स्किल अवेलेबल है, क्यों ना हम डिफेंस इक्विपमेंट की तरह में आगे न बढ़े? यानी संभावनाएं सब पड़ी है। अगर एक राज्य सरकार कैटलिस्ट एजेंट बनने के लिए तैयार है, और आप अगर पार्टनर बनकर के आगे आने को तैयार है, मैं समझता हूं हम देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। और इस सेमिनार के पीछे और लगातार इन विषयों को आगे बढ़ने के पीछे हमारा मकसद यही रहा है। मैं सिर्फ इन चीजों को आर्थिक तराजू से नहीं तोलता कि वे ऐसा करेंगे कि इतना अपना फॉरेन एक्सचेंज बच जाएगा, इतना इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, इतना कम ना, तो एक पहलू है। पहली बात है, हमारे देश के नौजवानों को हम प्रेरित कर सकते हैं क्या? कि नौजवान तुम आगे आओ, उस दिशा में रिसर्च करो, सोचो, अपनी स्किल का उपयोग करो और देश को कोई नजराना दो। देश के हमारे जवानों के हाथ में कुछ दो। ये अगर हम प्रेरणा दें, मैं समझता हूं इतने बड़े देश में इतने लक्षावधि नौजवान हमें मिलेंगे जो देश के लिए इस माध्यम से भी सेवा करने के लिए आगे आएंगे। तो इसको देशभक्ति के साथ सीधा सीधा जोड़ना चाहिए। और मैं देखता हूं अच्छे से, मैंने कई डॉक्टर देखे जो अच्छी प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन उन डॉक्टरों ने अच्छी प्रैक्टिस करने के बजाय आर्मी ज्वाइन करके जवानों की मेडिकल सर्विस देने के लिए सोचा। क्यों? रुपये पैसे बाहर भी कमा सकते थे, लेकिन वो एक अलग इंस्पिरेशन था। तो उसी प्रकार से हमारे देश के नौजवानों के सामने इस क्षेत्र में आज कोई इंस्पिरेशन नहीं है, कोई प्रेरणा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या हम ऐसी व्यवस्था को विकसित कर सकते हैं? और एक बार हम यूनिवर्सिटीज को इस तरफ ले जाएं, स्किल डेवलपमेंट को हम बल दें, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को बल दें, और एरिया स्पेसिफिक हम फोकस करें, तो हम शायद आज मान लीजिए 5 चीजों में एंट्री करें डिफेंस रिक्वायरमेंट की, 2 साल के बाद 10 चीजों में हम एंट्री करें, धीरे धीरे करके बाहर से जो चीजें लानी होती हैं वो कम होगी। और मित्रों, कोई व्यक्ति सोचता है तो कैसे सोच सकता है? मुझे स्मरण है, इसके साथ जुड़ा हुआ इशू नहीं है, लेकिन उससे तो सीख सकते हैं। मैं हरियाणा में काम करता था, तो एक किसान कि मैंने काफी अखबार में कुछ पढ़ा था, उसके विषय में सुना था, तो मैंने मन कर गया, मैंने कहा देखो तो सही, इसकी बड़ी इतनी तारीफ हो रही तो है क्या? तो मैं उसके फार्म को देखने गया। बहुत ही आधुनिक फार्म था, ये खुद तो कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके मन में उत्साह तो उसने किया था। उसने मुझे जो चीज बताई बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उसने बड़ा गार्डेड सारी व्यवस्थाओं में सब चीजें करता था, वो टेम्परेचर को भी प्रोटेक्ट व्यवस्थाओं के अंदर करता था। उसने कहा साहब, पहले हमारे यहाँ 5 स्टार होटल्स में भिन्न भिन्न प्रकार की कोई 90 चीजें सब्जी की संबंधित
फल के संबंधित 90 चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती थी। टमाटर इस साइज का चाहिए, साइज के ठीक लेकिन मिलता नहीं था, तो बाहर से लाते थे और उनको तो सर्व करना होता, उसी साइज का टमाटर सर्व करना होता था। बोले मैंने इसका स्टडी किया और फिर मैंने कोशिश की कि मैं इसको कुछ कर सकता हूँ। बोले मैंने 5 साल में रिजल्ट पाया और आज दिल्ली की कोई 5 स्टार ऐसी होटल नहीं है कि जिसको इन 90 में से, उसने उस समय मुझे 50-55 चीजें बताई थी, 50-55 चीजें अब इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती है, मैं सप्लाई करता हूं। उसके दिमाग में सिर्फ खेती नहीं थी, देशभक्ति भी थी। अब एक किसान उस उत्पादन को करता है कि जिसके कारण 5 स्टार होटल की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है और 5 स्टार को अपना स्टेटस बनाने के लिए इंपोर्ट करना पड़ता था, फॉरेन एक्सचेंज जा रहा था, उससे रूट बच जाता था। मित्रों, एक छोटा व्यक्ति अगर उस दिशा में सोच करके परिणाम ला सकता है, तो हम इतने बड़ी मात्रा में बैठे हुए लोग, इतना सामर्थ्य रखने वाले लोग देश की भलाई के लिए उस दिशा में कुछ कर सकते हैं क्या? और इस दिशा में, और मैंने पीटी के मित्रों से भी पहले भी कहा था, मेरे को इस दिशा में कुछ आप काम कीजिए, मेरी सरकार आपके साथ जुड़ करके काम करना चाहती है। इस फील्ड में काम करने वाली छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं, मैंने उनसे भी बात की थी, मैंने कहा आप आगे आइए। कुछ लोगों ने मुझे पेपर दिए थे, उसमें उसके आधार पर हमने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट की दिशा में मैंने यूनिवर्सिटी वालों से बात की थी। लेकिन आने वाले दिनों में हम एक पॉलिसी बनाना चाहते हैं। हम सुरक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने, इसलिए अगर उसका कोई अलग पार्क बनाना चाहिए या जहां जैसी सुविधा हो उनको एक इंसेंटिव देने चाहिए, क्या करना चाहिए, इन सारे विषयों में मैं बहुत ही ओपन हूं। मेरा मन एकदम से खुला है। आप अपने विचारों को रखेंगे, बाद में भी आपके मन में कोई चीजें हैं, कुछ पेपर्स अगर मुझे भेजते हैं, मैं इस पर स्टडी करूंगा, मैं खुद मेहनत करूंगा। लेकिन मित्रों, अगर हम सब मिलकर के देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए, मेरा इरादा है। और इसलिए इस वाइब्रेंट समिट में हमने एक स्पेसिफिक इस एरिया को स्पर्श करने का प्रयास किया है। और खुशी की बात है कि इस फील्ड में काम करने वाले बहुतेक कंपनियां आज यहाँ मौजूद है, जो कुछ न कुछ इस दिशा में कुछ न कुछ करते हैं। ऐसे लोग यहाँ मौजूद है और शायद कोई स्टेट गवर्नमेंट होगी जिसने सीधी आपसे इस प्रकार की बात की होगी। हो सकता है ये पहली राज्य सरकार होगी जो शायद इस विषय में एक इरादा लेकर के आपके पास आए हैं। और ये बात सही है कि क्षेत्र नया है, हम कोई गलती करना नहीं चाहते और हम कोई अपनी वाहवाही के लिए करना चाहते, ऐसा भी नहीं है। हमें सिर्फ एक अवकाश है और मेरा राज्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आज अच्छा उसका स्थान बना हुआ है। मेरे राज्य के मैन्युफैक्चरिंग स्किल है, उस दिशा में हमारी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, पावर सप्लाई की सुविधा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की संभावना पड़ी हुई है। ये सारी सुविधाएं हैं, इस क्षेत्र को यहाँ प्रारंभ किया जा सकता है क्या? और बहुत बड़े स्केल पर, छोटा मोटा चल रहा है, लेकिन उसको हम बड़े दायरे पर चलाना चाहते हैं। मुझे विश्वास है मित्रों का आज जो चर्चा यहाँ हुई है, उन चर्चाओं में से बहुत सी अच्छी बातें निकलेगी। आपके भी सुझाव होंगे, उस पर मैं गौर करूंगा और हम आगे चल करके साथ मिल करके कोई अच्छा निर्णय कर सके और अच्छी शुरुआत कर सके, ये मेरा इरादा है। आप सबका साथ और सहयोग मिला तो हम जरूर कुछ न कुछ कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। Thank you, sir. At this point, I would once again like to mention about the global trade show, the Vibrant Gujarat Global Trade Show, which has also been organized as part of the Vibrant Gujarat Summit. The inauguration of the same was done by our Honorable Chief Minister on 8th. It is one of the world-class exhibitions that is being hosted at the helipad ground. More than 1 lakh square meters of exhibition space and 25 plus sectors which have been covered. Thank you so much. I now request Dr. Anil Prasad, Director General FICCI, to give the concluding remarks and the vote of thanks. Honorable Chief Minister, Sri Narendra Modi ji, Sri Dhawan Dhinani, Industry Commissioner Gujarat, Sri Rahul Chaudhary ji, all the members of FICCI Defense Committees, all the participants, the
persons from the media. It is really a great privilege for me to propose a vote of thanks for the Honorable Chief Minister. Sir, for sharing your vision, I am quite sure that Gujarat will go way ahead and become the base of defense industrial manufacturing, and that will lead a leading state in the country and give the guidance and direction for the whole country, sir. Your position, sir, your vision, sir, will definitely fructify. And I have a personal experience of how your one statement can change the direction of thinking at the national level, sir. This was a meeting in some planning commission. I was senior advisor in Power and Energy Planning Commission before joining FICCI here, sir. And in one of the meetings, you made a statement that Gujarat state has become power surplus by its own effort and is in a position to supply electricity to other states. In one case in Karnataka, it wanted to supply electricity, but because of the national grid was not able to had the capacity of transmission, it could not do so. Before that meeting, we had several meetings from different chief ministers. The issue used to be the shortage of fuel, transmission law, theft. But your statement brought the real issue of the table, that is the governance issue. It's not about the fuel shortage, it's not about the transmission. Of course, those issues are there, but it is the governance which makes the difference. Like power, which is critical for the domestic growth and economy, the defense industrial base will be the real issue for the country to take a position internationally on strategic and economic issues. It is not just creating an industrial base and employment in the industry, it is also creating a self-confidence for the country as a growing economy to take a strong position in the international arena if the need so arises, sir. I am quite sure, sir, with your blessings, with your vision, this sector definitely will be established, not in a very distant past, when one farmer in Haryana can change, bring out from 95 import to 55 domestic production. A chief minister like Narendra Modi's vision will definitely change this situation. And we are really thankful for giving us this opportunity to share your thoughts, sir. We have a separate session in the next room where the deliberation today, the issues which have been brought, our senior members will share with you, and I'm quite sure with your direction, until the time you decide to come to Delhi and give the direction yourself, your statement from here will I sincerely thank on behalf of FICCI and all the members present here. I also thank Mr. Kamal Dayani, Industry Commissioner, who is here from the very beginning and giving the direction. I thank all the members of the FICCI Defense Committee, all the participants who are here, have deliberated here, and are taking the challenge with the Chief Minister has thrown to when an illiterate farmer can change the situation. All of us present here will definitely aspire to live up to your expectations, sir. Thank you so much. May I now request the group which is going to meet the Honorable Chief Minister on the strategic issues to kindly move to the next room, please. May I request you to quickly move to the room, please, all of you.